हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अब्सार आलम लाइव। कल से एक मामला चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर बलूचिस्तान मर्डर केस के हवाले से। उसमें क्या डिटेल्स हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं, कल किसी और एंगल से उसके ऊपर बात हो रही थी, आज कुछ नई डिटेल्स इमर्ज हुई हैं, वो सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये स्टोरी फॉलो कर रहे होंगे जो कि बहुत नई नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई और उसके बाद कल से काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बात होना शुरू हुई है। हमने भी अपने प्रोग्राम में भी इसको डिस्कस किया। जो पहले बात हो रही थी वो ये है कि ये कपल इन्होंने शादी कर ली थी और उसके बाद इन्हें वही जो ऑनर किलिंग वगैरह वाला मामला होता है वो हुआ उनके साथ। पर अब जो लेटेस्ट डिटेल्स हैं, मार दिया उनको। जो लेटेस्ट डिटेल्स हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो भी बताएं। सवाल अगर जैसे आपने पिछली डिटेल्स बताई जो लेटेस्ट है वो भी बताएं। वो डिटेल्स ये हैं कि इनकी आपस में शादी नहीं हुई थी, दोनों शादीशुदा थे, खातून भी शादीशुदा थी, पहले से 5 बच्चे बताए जा रहे हैं और जो मर्द थे उनके भी। अच्छा। बानो नाम है लड़की का और एहसान नाम है, एहसानुल्लाह जो मर्द थे उनके साथ। दोनों की आपस में शादी नहीं हुई थी, लेकिन एक रिलेशनशिप था और उसके बाद घर से कुछ अरसे के लिए चले गए, लेकिन वापस आए तो फैमिली को एक्सेप्ट कर लिया, इम्प्रेस कर लिया फैमिली ने, जो लड़की थी उनको। और उसके बाद जो मर्द था उसके हवाले से ये फैसला हुआ कि जिरगे ने ये फैसला किया कि चूंकि ये गलत काम में इन्वॉल्व थे तो ही हैज़ नो राइट टू लिव। बाद में मजीद जिरगे के जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि चूंकि दोनों ही इन्वॉल्व थे, वन साइडेड तो नहीं होता ना, तो लड़की के साथ भी वही होना चाहिए जो मर्द के लिए आप डिसाइड कर रहे हैं। एंड देन हमने वीडियो देखी है कि उनको गोलियां मार दी गई। इस सारी डिटेल के बाद ये मर्डर जस्टिफाइड है या नहीं है? देखिए, मर्डर तो खुद करना तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं हो सकता। जो रियासत का किस फॉर्म हो, किस फॉर्म हो, जो भी हो, बात ये है कि जस्ट रियासत का काम है। वायलेंस जो है ना, वायलेंस क्या होता है? तशद्दुद। ये सिर्फ रियासत का टूल होता है, और वो जस्टिफाइड हो या अनजस्टिफाइड हो, वो मोनोपोली है। ठीक है, जब हम अगर मुआशरे में हमने रहना है, या तो आपके हमने जंगल में रहना है, जंगल का कानून है तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये तो हो गया आपकी इस बात का जवाब कि जस्टिफाइड है या नहीं है। मर्डर इज़ नॉट जस्टिफाइड। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये तो इस्लाम ने कहा है। वो इंसान ने जुर्म क्या किया है, उसकी सज़ा क्या है, ये कोर्ट जाने, अदालत जाने और मुल्क का निज़ाम जाने। आप कानून के पास ले जाते अगर आपको शिकायत है। खुद जो है ना ये कबायली तरीक़ाकार, ये एक तो ठीक नहीं है, और यही कि ये उनका कानून ही है जो कबायली सिस्टम है, ये उसमें एक लॉफुली चीज हुई है। फिर आप व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? तो फिर आप पासपोर्ट छोड़ दें, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें। ये तो नहीं है ना कि जहां आपको कानून का और उसका फ़ायदा हो वहां आप वो कानून का फ़ायदा उठाएं और अपने लिए। और जब कानून सबके लिए होता है। देखिए, मैं ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि आप मेरा फ़ोन चोरी नहीं कर सकती क्योंकि कानून, और मैं आपका फ़ोन चोरी कर लूँ, मैं कहूँ मैं इस कानून का नहीं मानता। हक आपका भी उतना ही जितना मेरा है, मेरा भी उतना ही जितना आपका है। तो इसलिए ये पहले फैसला करना चाहिए हमें, कबायली लोगों को भी और इस मुल्क को भी, मुआशरे को भी, कि हमने इसको कबायली इलाका बनाना है या एक कानून पसंद मुआशरा बनाना है। ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जिस पे हम बात कर लेते हैं। लेकिन आपने जो बात की है ना अभी काफ़ी लंबी शुरू में, उस पर आपने शुरू यहाँ से किया कि मेरी सुई वहीं अटकी हुई है। आपने कहा कि ये इतनी ये पुरानी खबर है और अब नई डिटेल्स आ गई हैं। अब ये अगर आपको मैं सोच रहा था कितनी पुरानी खबर है, इसको भी 48 आवर्स नहीं हुए। तो लेकिन जेन ज़ी के लिए इस डिजिटल एज में 48 पुराना वाकया जो है, 48 आवर्स पुराना वाकया जो है वो पुरानी खबर हो गया, नई चीज़ आ गई। इससे 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो शायद पेस बहुत ज़्यादा है इवेंट्स की और डिसइंफॉर्मेशन के फैलने की, पेस बहुत ज़्यादा है। और उस पेस के साथ जो ब्रेन मैकेनिज्म है जेन ज़ी का, वो उतनी तेज़ी से नहीं चल पा रहा, वो क्वेश्चन नहीं करता, वो क्रिटिकल नहीं है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक साइड इफ़ेक्ट है कि जब आपको हर चीज़ फिंगर टिप्स पे मिल जाएगी तो आप उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, आप उसके लिए क्रिटिकल नहीं सोच नहीं सकते। जो कुछ आपको इस फ़ोन ने दिया, आप उसको गॉस्पेल्स वर्ड समझ के उस पर ईमान ले आते हैं। हम भी ले आते हैं, हम उसमें शामिल हो गए। अब
ये ठीक नहीं है। पहले तो हमें ये सोचना चाहिए, जैसे अभी जैस्मिन मंजूर की आई खबर पहले कि उसकी तस्वीर उन्होंने दिखाई, उन्होंने कहा मेरे शौहर ने मुझ पर तशद्दुद किया, ये किया वो किया, बहुत उस पर रौला पड़ा, बहुत व्यूज़ आ गए, लोगों के व्यूज़ आए ना, लाखों में व्यूज़ मैंने देखे हैं लोगों के, तो पैसे इससे भी कम कमा लिए हमने। हाँ, ओवर प्रोडक्शन ऑफ कंटेंट एंड ओवर कंजम्पशन ऑफ कंटेंट। यस, और उसमें हम एक्यूरेसी को कहीं छोड़ देते हैं पीछे कि इसकी मजीद क्या डिटेल्स हो सकती हैं। वी डोंट लुक एट द अदर ओवर। जहाँ पे बात आ गई ना, ओवर इज रॉन्ग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जो पुराने मुहावरे सदियों हजारों साल पुराने बने हुए हैं ना, वो इतने गलत नहीं है सारे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आपको मीठा खाने का शौकीन है, मीठा ज़्यादा भी खाएंगे तो नुकसान। आप एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है सेहत के लिए, आप ज़्यादा करेंगे तो वो भी नुकसानदेह। तो बैलेंस, और इस्लाम ने बैलेंस ही बताया है हमेशा। वो तो ये इसका ये वाला एंगल हो गया ना कि मिडिल पाथ। तो अब ये जो है जैस्मिन मंजूर की मैं बात कर रहा था, उसकी पहले कुछ खबर आई, दूसरे दिन वो जो दूसरी साइड का व्यू है वो आया, तो बिल्कुल एक पिक्चर का कलर ही बदल गया। ऐसा ही है ना। अभी ये वाकया हुआ है, ये बानो, क्या नाम है, बानो बीबी नाम है, बानो बीबी और एहसानुल्लाह का। अब पहले जो खबर आई वो ये थी कि शादीशुदा थे, अपनी पसंद की शादी की, उस पर मार दिया। 48 घंटे के अंदर अंदर अब दूसरी साइड का व्यू आया तो कलर बदल गया। इसलिए जर्नलिज्म में ये सिखाया जाता है शुरू में, सबसे पहला वर्ड एक्यूरेसी, कि आपके फैक्ट्स एक्यूरेट हो। नाम ही नहीं एक्यूरेट थे, पहली गलती वहां पे हुई। शीतल और जर्क तो नहीं थे ना, तो ये वो तो आपने रोमांटिसाइज भी कर दिया एक इस तरह की चीज को, मतलब हमारी भी लोगों की समझ में नहीं आती। एक अफसोसनाक वाकया हुआ और उसको रोमांटिसाइज कर रहे हैं और इमेजिनरी नेम्स दे रहे हैं। वो तो खैर एक अलग साइड है, लेकिन मैं बात मुकम्मल कर लूँ अगर इजाजत दें। हाँ, दूसरी साइड का भी बात सुनने का भी। तो बात यह है कि जो एक्यूरेसी नंबर 1, नंबर 2 ये है कि जब एलिगेशन कोई किसी पे लगाए, किसी भी किस्म का कोई वाकया हो, उसमें हमेशा दूसरी साइड का व्यू लिया जाता है। आप देखिए जितनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती है और उसमें जो अच्छे जर्नलिस्ट, अच्छे रिपोर्टर्स हैं, वो जिसके बारे में खबर होती है कि इसने गबन किया है या इसने पैसे बनाए हैं या इसके फॉरेन बैंक्स में अकाउंट्स हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लिया जाता है। अगर वो नहीं लिया जाता तो ये लिखा जाता है कि हमने उसको ये क्वेश्चन भेजा, उसने जवाब नहीं दिया। ये लिखना ज़रूरी होता है। ये प्रोफेशनल एथिक्स है, प्रोफेशनल रूल्स हैं। जैस्मिन मंजूर के केस में क्या हुआ कि एक यूट्यूबर्स जैस्मिन मंजूर को पकड़ता है, उसके साथ बैठ के आधे पौने घंटे का एक वो उसने व्लॉग कर देना है या पॉडकास्ट कर लेना है, और उसने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाने हैं कुछ लोगों पे नाम लेके लगा दिए। अब प्रोफेशनली ये होना चाहिए कि वो ऑन एयर करने से पहले, पब्लिश करने से पहले, अपलोड करने से पहले दूसरी साइड का व्यू लें उन इल्ज़ामात पे, और वो भी साथ ही उसी वक्त उसी टाइम में आप अपलोड करें। हम ये नहीं करते। 2 रीज़न है, एक तो है कि हम काम नहीं सही कर रहे, अनप्रोफेशनलिज्म है, और दूसरी बात ये कि ये तो फिर हमारी स्टोरी किल हो जाएगी अगर हम दूसरी साइड का व्यू लेंगे। हमने एक सेंसेशनलिज्म को फॉलो करना है, हमने सनसनीखेजी क्रिएट करनी है। जैस्मिन मंजूर ने जो कुछ कहा हमने वैसे का वैसे चला दिया, व्यूज आ गए। अब जो दूसरा कहेगा वो भी वैसे का वैसे चला देना है, अब दूसरे व्यूज भी आ गए। अगर आप दोनों के मौकफ एक व्यू एक व्लॉग में लाते या एक पॉडकास्ट में लाते तो आपका एक पॉडकास्ट चलता, दूसरा तो एक के डॉलर आते, दूसरे के लिए आपको मजीद मेहनत करनी पड़ती, कुछ और करना पड़ता। तो ये और इसी तरह ये जो है बानो बीबी और एहसानुल्लाह के केस में हुआ है कि हमने कहीं से एक वीडियो आई है, और जब आई है तो जर्नलिस्टों का कम से कम ये फ़र्ज था कि उसके जो उसके फैक्ट्स मालूम करते। हमने भी कल प्रोग्राम में मेरे सवाल में यही नाम दिए, शीतल और जर्क, और मैं समझता हूँ कि उसने बड़ा अच्छा काम किया। किरण नाज ने उसका प्रोग्राम हमसे 2 घंटे बाद था शायद, और उन्होंने सही नाम दिए। उन्होंने बानो बीबी और एहसान नाम दिया उन्होंने, तो उनको उन्होंने अच्छा काम किया। मैं ये कहूँगा, ऑन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, उन्होंने अच्छा काम किया। हमने अच्छा काम नहीं किया, हमने जो कहीं से मिल रहा हमने उठा के चला दिया। दैट्स नॉट गुड जर्नलिज्म। ये बात माननी चाहिए, हम सबको माननी चाहिए कि हम तो उनके सही नाम भी नहीं मालूम कर सके, लेकिन हमारे साथ बैठी टीम ने
और उनके सही नाम भी मालूम कर लिए। और अब ये जो है उसके बाद अब बात जो आई है कि वो शादीशुदा नहीं थे, ये चीज़ें भी पहले पता करके उसी वीडियो पे लगाते। आप कहते कि ये है इस तरह, इनकी शादीशुदा नहीं थे और ये इस तरह आए वापस, और जिरगे ने ये फैसला किया। जिरगे का फैसला पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए था। खुद हर कोई अगर कत्ल करना शुरू कर दे किसी को इस बुनियाद पे कि मैं जो समझता हूँ वो ठीक है, तो फिर माशरा नहीं है, माशरा नहीं रहेगा, जंगल बन जाएगा। और बना हुआ है एग्जैक्टली। और आपने अच्छा हो कि क्लैरिफाई कर दिया कि हम इस चीज़ से डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे कि ये जो कुछ हुआ है ये सही हुआ है, लेकिन एक पॉइंट बना रहे थे कि सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ है वो एकदम से बहुत वायरल हो जाती है। दूसरी साइड की स्टोरी क्या है उसका पता चलना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम हमारे मुल्क में चलता है, जो जिरगा सिस्टम एक है, एग्जिस्ट करता है, बहुत से लोग उस पर यकीन भी रखते हैं, वो कैसे ख़त्म हो सकता है? वो ऐसे ख़त्म हो सकता है कि दो तरीक़ों से ख़त्म हो सकता है, 3 तरीक़ों से ख़त्म हो सकता है। नंबर 1 ये है कि हमारा नाम है, इस मुल्क का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हम इस्लाम पे अमल करते हैं। इस्लाम का मज़हब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लाए थे ना, तो इस कबायली और गैर मुनसिफाना निज़ाम के ख़िलाफ़ आया था इस्लाम। अल्लाह की वहदानियत और ये जो कबायली, आपको पता है बचपन से पढ़ाया जाता है कि जो कबाइल थे वो किस किस किस्म के जुर्म में मुब्तला थे, कितनी जंगें करते थे, और कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। तो ये सब कबायली निज़ाम था ना, और उसमें ये जिरगा सिस्टम ही था ना, जिसमें सरदार चंद बैठ के उनके जो जहन में या दिल में जो रवायत उनकी डिस्टॉर्टेड किस्म की हैं उसको लेके वो चला देते थे। तो एक तो हमें ये वाज़े लकीर खींचनी पड़ेगी कि ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है। और अगर वो सब लोग जो जिरगे का फ़ैसला करते हैं वो 5 वक्त के नमाजी भी हैं और सब कुछ इस्लाम के तालीमात के मुताबिक करते हैं, लेकिन फ़ैसला इस्लाम के असूलों के मुताबिक नहीं करते, तो ये इस्लाम की मज़हब की खिलाफ वर्जी है। ये इस्लाम नहीं, ये कल्चर है आपका। आप कहें कि ये कल्चर है, कल्चर को इस्लाम का नाम मत दें। ये बेईमानी है और इसकी पकड़ होगी कि आप एक सच्चे मज़हब को, इतने प्यारे मज़हब को, आप अपने गंदे कल्चर को जस्टिफाई करने के लिए उसका नाम ले लेते हैं। इस्लाम में मर्द और औरत के हुकूक बराबर हैं, ख़त्म बात। उसके अगर इतना ही बहन की इज्जत का और बेटी की इज्जत का उनको फिक्र है तो उसको जायदाद में हिस्सा दें। उसकी कुरान के साथ शादी ना करें। कहाँ लिखा है इस्लाम में कुरान की शादी करने का? इस्लाम में तो औरत का हिस्सा जायदाद में कुरान में है। तो क्या मैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आपको वडेरों के नाम बताऊं जिन्होंने अपनी बहनों को हिस्सा नहीं दिया, अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं दिया? अब किसी सूबे की बात कर लें आप, मैं पढ़े लिखे लोग जो शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच जाते हैं, वो अपने बच्चों को में जायदाद तकसीम नहीं करते शरीयत के मुताबिक। वो कह देते हैं बहनों ने, भाई बहन आपको जहेज दे दिया है, अब आप जाएं और अपना हिस्सा भाई के लिए छोड़ दें, और वो बहनें भाइयों के लिए कुर्बानी दे देती हैं। उस टाइम पे ऑनर नहीं याद आता किसी को, गैरत भी नहीं रहती। ऑनर तो छोड़ें, मर्द की गैरत ही नहीं रहती उस वक्त जब वो अपनी बहन का हिस्सा या बेटी का हिस्सा उसको शरीयत के मुताबिक जो लिखा हुआ नहीं देता। तो ये कल्चर है ना, तो ये चेरी पिकिंग, ये कल्चर है ना। अब हिंदू कल्चर में कल परसों मैं देख रहा था, 2 भाइयों ने एक लड़की से शादी की जायदाद बचाने के लिए। वहां उनके कल्चर में ये है कि जायदाद का बंटवारा ना हो, तो इसलिए 2 भाइयों की एक बहन से शादी, इसको पॉलीगैमरी कहते हैं। और ये वहाँ कुछ ऐसा कल्चर है वहाँ इंडिया के कुछ इलाकों में जिसको हिंदू मज़हब के साथ उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है, जिसमें मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि हिंदू जो लोग थे वो इस कल्चर को डिसऑन कर रहे हैं। कहते हैं ये हमारा मज़हब नहीं है, सॉरी वो मज़हब कहते हैं ये हमारे मज़हब में नहीं है, ये कल्चर है, लेकिन मज़हब का रंग दिया जा रहा है। तो मैं पाकिस्तान में रहने वाले उन मुसलमानों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप कल्चर की जो अपनी कल्चरली काम करते हैं, मज़हब का नाम लगा के, उस पर लेबल लगा के, ये कितनी बड़ी बेईमानी है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो आप अपने कल्चर को थोपते हैं वो तो औरतों पे है। तो उसमें उनके जायदाद में हिस्सा नहीं देते, शादी में उनकी मर्जी नहीं पूछते। क्या हमारे मुआशरे में ये आसान काम है? मैं चलो ये नहीं कहता नामुमकिन काम है,
हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 40 साल की उम्र में वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलके उनकी तिजारती पार्टनर थी, और वो खुद इनिशिएटिव लेती है 40 साल की उम्र में, और वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहती है, जिनकी उम्र 25 साल है, कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपको मेरा रिश्ता कबूल है? और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते हैं मुझे कबूल है, और फिर शादी हो जाती है। क्या ये मुमकिन है हमारे इस कबायली माशरे में, हमारे इन देहातों में? किसी सूबे में चले जाए, हमारे इन शहरों में, मिडिल क्लास घरों में, पढ़े लिखे लोगों में, क्या ये मुमकिन है? हो सकता है मुमकिन हो कहीं कहीं, एक तलाक याफ्ता खातून जिसकी उम्र 40 साल हो या कम हो, क्या वो किसी मर्द को अप्रोच करके अगर ये कहे कि आप मुझसे शादी कर लें, तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाएंगे, फिर हम उसको 100 बातें सुनाएंगे, फिर कहेंगे लो इसको शादी की सूझी हुई है, अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए। ये क्या है? ये इस्लाम है? ये कल्चर है? इस्लाम ने तो इससे बड़ी एग्जाम्पल, मैंने आपको कल प्रोग्राम में मैंने कहा था मैं सारी रात एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ इस्लामी हिस्ट्री में से, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। उससे बड़ी हस्ती कोई नहीं है, उससे बड़ी एग्जाम्पल कोई नहीं है। तो हम शेर खिलाफ वर्जी करते हैं सिर्फ अपने कल्चर के नाम पे, जो हमारे जहनों में बचपन से डाल दिया जाता है। नंबर 1 रीजन ये है, 3 रीजन मैंने आपको कही है। नंबर 2 रीजन ये है कि जो कल्चर की इस वल्चर कल्चर की जो गंदी रवायात हैं, उसको हमारी जो क़यादत है, चाहे सियासी हो या फौजी हो, वो इसको जो ग्लैमराइज करती है यंग जनरेशन के सामने, पूरी ज़िंदगी वेस्ट में गुजारने के बाद, अय्याशी करने के बाद, जब गोडे खड़क जाते हैं 60 साल की उम्र में, फिर वो यहाँ आके यंग जनरेशन को एक ऐसी चीज़ के पीछे लगा देते हैं कल्चर के नाम पे, जो मुमकिन नहीं, कुदरत के असूलों के खिलाफ है। और यह हमारे एक लीडर ने किया, जिसने इस कबायली निज़ाम को और इसके जिरगे को ग्लैमराइज किया है, जो इस्लाम के अगेंस्ट है, इस्लाम के असूलों के अगेंस्ट है, इस्लाम शरीयत के अगेंस्ट है। लेकिन वो क्योंकि कल्चर है और उसमें आप हुलिया वो बनाया हुआ है आपने मुसलमानों वाला, तो आपने उसको ग्लैमराइज कर दिया, अपने ऊपर नहीं लगाया। अपने ऊपर उस लीडर ने उस जिरगा सिस्टम को, उस कल्चर को नहीं लगाया, ना अपने बच्चों पे लगाया, लेकिन पूरी कौम के बच्चों को कहा कि ये बहुत अच्छा है। उससे जो एक कबायली निज़ाम ख़त्म हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था, वो फिर मजबूत हो गया पिछले 20-25 साल में। और वो इतना मजबूत हुआ है कि अब रोज़ाना, अब तो शहरों में जिरगे होते हैं, शहरों में इस्लामाबाद में जिरगा होता है। इस्लामाबाद में फौरी इंसाफ मुहैया किया जाता है आपको, अगर आपके पास थोड़े से पैसे हों। ठीक है, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में। पॉइंट भी बता लें तो फिर आई विल आस्क। थर्ड पॉइंट ये है कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, ये इंतहाई करप्ट है, ये गल सड़ गया है, इसको हम गली हुई लाश को घसीट रहे हैं, इस पे जरा बराबर लोगों का एतमाद नहीं है। इसलिए वो जो पैरेलल सिस्टम है, जिसको आप कहते हैं जो जरगा है, वो अभी तक सरवाइव कर रहा है। अगर ये निज़ाम अच्छा होता, अगर ये निज़ाम कामयाब होता, और अगर ये निज़ाम सही इंसाफ करता और थोड़ा सा तेजी के साथ करता, मैं फास्ट बुलेट ट्रेन की स्पीड से नहीं कह रहा, लेकिन जो कुछ हमारे ख़ास तौर पे हमारी जो लोड जुडिशरी है, इस जितनी करप्ट जुडिशरी और इस जितनी नाकाम और निकम्मी जुडिशरी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, किसी जहल और गंदे और कबायली माशरे में भी नहीं होगी। जिस तरह के वहाँ के वकील हैं, जितनी गंदी उनकी आदतें हैं, जो उनका गंदा कल्चर है, और जितने गंदे जजेस हैं वहाँ पे, और वो जो उनका आपस में गठजोड़ है, और जिस तरह तारीखों पे तारीखें देते हैं एक दूसरे को आंखें मार के अदालत में, इतनी घटिया ये इनका कंडक्ट है कि मेरा बस नहीं चलता कि मैं इन सब को उठा के तो इनके घरों में भेज दूँ, यहाँ पे एक नया साफ सुथरा सादा निज़ाम कायम कर दूँ। जो कॉलोनी और गलाजत से भरे ये लोग इतने मफादात के लिए काम करते हैं, पैसे लेते हैं, हर स्टेप पे पैसे लेते हैं, हर लेवल पे, जो नीचे रीडर से लेके ऊपर जज तक जाता है। उसके बाद आ जाते हैं आपके हाई कोर्ट्स के जजेस, जो वकील होते हैं सारे, किसी मुकाबले के इम्तिहान में नहीं बैठते, सिर्फ इनके ताल्लुकात होते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों से, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ, और उनके ज़रिए ये फुल टाउटी करते हैं। पहले मेजॉरिटी जो है जजों की टाउटी करते हैं अदालतों में कई साल,
उसके बाद गलाजत से जब भर जाते हैं, जब माल पानी बना लेते हैं अच्छा खासा, फिर ये सिफारिश के जरिए किसी के जरिए हाई कोर्ट के जजेस बन जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज होते हैं। कोई सियासी किसी लीडर का ख्याल रख रहा होता है, कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज के मफादात का ख्याल रख रहा होता है, कोई किसी के मफाद, किसी बिजनेसमैन के मफाद का ख्याल रख रहा होता है। वहीं से फिर निज़ाम, वो नीचे से केसेस आते हैं, वो हाई कोर्ट में भी उनके हक में फैसला, सुप्रीम, यही जजेस फिर तरक्की करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो ये जो गंदा निज़ाम है ना, इसको एक दफ़ा उठा के बहरा अरब में नहीं फेंकेंगे तो हम इसी चक्कर में शिद्दत पसंदी की, इंतहा पसंदी के उसमें फंसे रहेंगे। क्वेश्चन मेरा इसी के अराउंड था, जो आपने कहा ना कि एक लीडर ने ग्लैमराइज कर दिया है फॉर पीपल। आपका जुडिशल सिस्टम इतना ख़राब है कि लोग उस पर यकीन ही नहीं रखते। आपने कहा कि जो जिरगा सिस्टम है वो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर तक मुंतकिल हो चुका है, तो लोगों को यकीन ही नहीं है। इन एरियाज में बैठे लोगों को नहीं यकीन कि उनको अदालतों से जस्टिस मिलेगा। तो वो आपस में, वो कहते हैं कि जो पैसे अदालतों को देने हैं वो आपस में दे के थोड़ा बहुत सेटलमेंट करके तो आप चीजें सॉर्ट आउट कर। ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया। तो ग्लैमराइज करने का इससे क्या ताल्लुक? मैं बताता हूँ ना, ग्लैमराइज करने का ताल्लुक इससे ये है कि मैंने 3 रीजन बताई। आपने जो मोस्ट ग्लैमरस रीजन थी, मोस्ट ग्लैमरस लीडर की वो उठाई है, आपको वो पता, 3 बाकी दोनों पे आपने बात नहीं की। नहीं चले, आप तो मैंने कह दिया ना, कल्चर है एम्बेडेड। मैंने अब आप देखें, जस्ट होल्ड ऑन, जो बात मैंने की है ना, ये इंसानी नफ्सियात है। आपने नहीं माना तो ना माने, लेकिन ऑटोमेटिकली आपका जो एल्गोरिथम है ना आपके दिमाग में, उसने मोस्ट ग्लैमरस रीजन, मोस्ट ग्लैमरस प्रेजेंटेड बाय द मोस्ट ग्लैमरस लीडर ने जो पेश किया, आपने उसी पे जाना है, और दैट इज द की रीजन। नहीं, अगर लोग इंसाफ होता देखेंगे तो उन्होंने कहना यार बकवास करे, क्या ग्लैमराइज कर रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होता इंसाफ। आपने 2-3 दिन पहले एक बात की थी मीटिंग में, जिसपे आपने कहा था कि मैं समझती थी कि ये लोग सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। हाँ। कुछ लोग कहा था ना आपने। नहीं, मैंने ये कहा था कि जब आप मुझसे ये कहते होते थे कि ये झूठ बोलते हैं, तो मेरा ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता था कि ब्रेन क्योंकि आपका बस खत्म हो गया, बस ठीक है ना। तो मैंने आपको कहा था कभी कोई किसी पे ट्रस्ट भी करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस के साथ मैं आया हूँ ना, मैं देख के आया हूँ कुछ चीजें, पिछले सफर से देख के आया हूँ। आपने चीन में नहीं देखा हुआ, मैंने देखा हुआ, तो मैं आपको बताऊँ चीन में ऐसे होता है। आपके नहीं, मुझे रीजन हो, रीजन नहीं हर चीज की होती, कुछ ट्रस्ट की चीजें होती हैं। खैर रीजन आपको मिल गई ना अब कि ये झूठे हैं यूट्यूबर्स, मिल गए रीजंस। नाउ यू बिलीव इन बिकॉज यू हैव सीन विद योर ओन आईज। तो जब मैं आपको बता रहा था तो तब आपको यकीन नहीं आता था। मैं आपको अपने साथ गुजरे हुए वाकयात बताता था, आपको यकीन नहीं आता था। आपको खुद चोट लगी है तो आपको पता चला कि हाँ ये रीजन है कि मुझे चोट लगी है। मैं यही आपको बात समझाना चाहता हूँ, यही मेरा पॉइंट है कि जब लीडर एक कहते हैं ना जिस पे आपका यकीन हो, जिस यूट्यूबर पे आपका यकीन हो, जो यूट्यूबर इमरान खान को पिछले 2 साल में 10 दफा रिहाई दिला चुके हैं, आज भी उनके व्यूज जो हैं वो 500,000 में होते हैं। आपके लोगों को नजर नहीं आता ये झूठे, ये इमरान खान को रिहा करवा रहे थे, वो तो नहीं हुआ। फिर आसिफ अली जरदार की लाश छुपा रहे थे, ये वो तो जिंदा है अभी भी। इन्हें नजर नहीं आता देखने वालों को, आपको नजर नहीं आता था ये सब कुछ, लेकिन नहीं आपने बिलीव नहीं करना। नहीं बहुत अच्छा है ना, है तो अच्छा ना, हैंडसम तो है ना, इस वायरस से प्रोटेक्टेड, हैंडसम तो है ना, अच्छा तो लगता है ना। और जो भी किया उसने, उसकी प्राइवेट लाइफ है ना, उसकी प्राइवेट लाइफ है, मेरी प्राइवेट लाइफ नहीं। चेंज हो जाता है ना, विजन चेंज होता है। विजन है ही नहीं। विजन किसका विजन चेंज हो जाता है? मतलब एज एन इंडिविजुअल जब अपने सामने एक कॉन्ट्रडिक्टरी चीज होते देखते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी बताया ना आपको, मैंने आपको बताया कि ये बंदा इमरान खान को रिहाई दिला चुका है 10 दफा दावा करके। कुछ लोगों का हो गया ना, बाकियों का एक बंदे ने कहा कि मैंने यहाँ इसी जगह बैठ के आपके साथ पॉडकास्ट किया, मैंने कहा आफ्ताब इकबाल ने जनरल फैज से पैसे लिए। उसने कहा मैं तुम्हें सू करूंगा। कितने अरसा हो गया उसको? 11 महीने। आप तब भी उस पर यकीन करती रही, ये क्यों? मैं किस पे? यूट्यूबर्स पे। मैंने यूट्यूबर्स की बात की है कि उन्होंने कहा ये खबरें थी वो झूठी साबित हुई, वो नहीं हुई। तो आपको और आप जैसे बहुत सारे लोगों को उन पे ट्रस्ट करना चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूँ, सिंपल सवाल। मैंने खैर यूट्यूबर्स को कभी ट्रस्ट किया ही नहीं था, बट द वे यू सेड कि दे ऑलवेज। चले आप लीडर की बात करें। लीडर एक आपको बाहर आके बता रहा है स्पीकर पे, माइक के सामने, शरीयत मदीना की रियासत, आपको पता चलता है अंदर तो माल कमा रहे सारे। आप केपी में देख नहीं रही क्या हो रहा है?
कितने करप्शन के इल्जाम सब एक दूसरे पे लगा रहे हैं। अब वो एक बंदा, उसका पूरा नाम नहीं बताता, सवाती लगता है शायद, उसके नाम ही सवाती है, उसका पता नहीं, मैं नाम पूरा नहीं लेता। उस पे एक अमेरिका में बैठे यूट्यूबर ने उस पर इल्जाम लगाया। अब ये आपस में जाने, मुझे नहीं पता सच क्या झूठ क्या है, क्योंकि झूठ बोलने की यूट्यूबर्स को आदत है। अब कौन सच्चा है इसमें से? उसने उस पे 60 करोड़ रुपए या 80 करोड़ रुपए का इल्जाम लगाया हराम खाने का। और जो अरबों के किस्से निकल रहे हैं, हर लीडर के किस्से निकल रहे हैं। ये हम आप उसको खबरें नहीं आ रही थी उस वक्त जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। क्या इल्ज़ाम नहीं लगा कि बुशरा बीबी और उस्मान बुज़दार पैसे बना रहे हैं, और इमरान खान को DGI आसिम मुनीर ने, जो मेजर जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे, और अब वो फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है। उस वक्त खबर आई, जिस रिपोर्टर ने दी, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ने, उसकी ज़िंदगी आराम कर दी गई, DGI का तबादला कर दिया गया। उस वक्त खबर आई थी कि उसका तबादला इस वजह से किया गया है कि उसने बुशरा पे रिपोर्ट दी है और उस्मान बुज़दार पे रिपोर्ट दी है। ठीक, आप लोगों ने यकीन किया? नहीं किया ना? आपने कहा नहीं, ये तो रियासत मदीना ऐसी बनती है। लोगों को ना, मतलब सब में जेनेरिक एक कमेंट हो जाएगा ना कि आप सबने यकीन नहीं किया, बट आई बिलीव व्हाट इट वाज राइट। जहाँ पे कोई लॉजिकल, कोई एविडेंस वाली चीज थी, तो उस पे कर लिया। मैं सिर्फ यहाँ पे पॉइंट में ये करी थी। बिलीव इन इट, देन in 2021 I guess, or 21, शायद हम इतने politically active भी 2021 नहीं, शायद पे ना अब जाएं। Don't take the shield of शायद now, face it, okay, and be brave, right. और उसमें आप बताएं, जब आपने वो उस वक्त ये खबर आई कि इसकी बीवी तो माल बना रही है इसके घर में बैठ के, और इसको बता भी दिया DGI ने, और जिस DGI को डिफेंड कर रहा था, उस आर्मी चीफ को डिफेंड कर रहा था, उन्होंने बताया इसको कि तुम्हारी बीवी माल बना रही है। सही है, कहा ना? आपने उस खबर पे यकीन किया था? कर लिया होगा। नहीं होएगा, नहीं किया था, नहीं किया था, यस और नो। I was too young to be that politically active. ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, because you were too young to believe what the handsome says. But when you were too young to believe what handsome said. ये भी माने ना फिर। शायद मैंने उस वक्त चीजों को इतना फॉलो नहीं किया था, बट जो अभी मैं बात कर रही हूँ वो 2023 से ऑनवर्ड जब मेरा करियर शुरू हुआ, उसके बाद कुछ चीजें जब मुझे बताई गई। मेरा पॉइंट ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि यस यू आर टू, मैं मानता हूँ आपकी बात, मैं आपके आर्गुमेंट को बाय कर रहा हूँ विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि आई बिलीव व्हाट यू आर सेइंग, कि आप यू आर टू यंग टू बिलीव, ठीक, और मे बी टू यंग टू इवन बी पॉलिटिकली एक्टिव। कैन आई फिनिश माय आर्गुमेंट प्लीज? यहाँ पे जिम्मेदारी आती है उस लीडर की जो 70 साल का है और जो पूरी दुनिया देख चुका है, गिज़लैंड मैक्सवेल से लेके जेफरी एप्स्टाइन, जिसके स्कैंडल ने ट्रंप को वक्त डाला हुआ है इस वक्त, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और वो लिस्ट आएगी तो पता चलेगा कौन कौन था उस लिस्ट में, उसका दोस्त। पूरी दुनिया देख के वो आके मेरे मुल्क के बच्चों को बेवकूफ़ बनाए, एक ऐसा ख्वाब बेचे जिस पे वो खुद बिलीव नहीं करता, जिस पे वो अमल नहीं करता, ठीक, तो मैं तो उनको एक्सपोज करूंगा, ठीक, और यही होना चाहिए। तो आपके वो मैं बात का जवाब दे रहा था कि एक तो बात ये है कि ग्लैमर से आया था ना, आपने कहा था कि ये आपने कहा था कि लीडर्स ने जो कराया, तो वो नज़र क्यों नहीं आता? नज़र इसलिए आता कि जो लीडरशिप होती है ना, जब आप उसके पीछे चलते हैं, कच्चे दिमाग होते हैं ना, कच्चे जहन होते हैं, वो जब उस पर ईमान ले आते हैं ना, उसकी राइट और रॉन्ग की जो पावर है वो डिम हो जाती है, डल हो जाती है, वो नहीं, क्योंकि कच्चे जहन है ना, तो वो उसके पीछे। और अक्सरियत आबादी की जो होती है ना, वो सादा लोग होते हैं, मासूम होते हैं, चाहे उनकी उम्र 40-50 साल हो जाए, वो कहते हैं यार ये ठीक कह रहा है, ठीक है। अब होता ये है कि जब वो इतना लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं ना, फिर उसकी जिम्मेदारी को उनको सही रास्ते पे लेके चले, जो पाइट पाइपर है। लेकिन पाइट पाइपर अगर उनको लेके किसी गटर में गिर जाएगा तो चूहे सारे गटर में गिर जाएंगे। सेकंड दैट आर्गुमेंट। नहीं, थैंक यू। एक और इसका दूसरा पहलू भी इसी आर्गुमेंट का, कि फिर अल्लाह ने उसको मौका दिया हुकूमत बनाने का। जो आपने कहा ना जुडिशियल सिस्टम क्यों ठीक नहीं हुआ ना, मैंने एक तो बताया कि पाइट पाइपर के पीछे लगे हुए हैं, जो झूठ बोलता है दिन रात, जिसके कॉल ऑफ फेल में तजाद है, और उसके फेल को प्राइवेट कह के उसका मैटर आप कारपेट के नीचे घुसेड़ देते हैं। उसकी बीवी माल बना रही है, आप कहते हैं प्राइवेट मैटर है। नो, दिस इज नॉट प्राइवेट मैटर। यस, शी इज यूजिंग प्रेमिसेस हाउस एंड पब्लिक मनी। और उसके बच्चे अरबपति हो गए उसके दौर में, उम्र पे जा रहे हैं सारे इकट्ठे की जहाज में।
सरकारी जहाज पे, फॉर गॉड सेक। तो वो जो उसके पास वक्त था, आज भी 13वां साल है उसकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में। क्या खैबर पख्तूनख्वा की लोअर जुडिशरी इस वक्त साफ शफाफ मदीना की रियासत जैसी है? 13वें साल में मेरा हक है पूछने का कि नहीं? यहाँ 3.5 साल में तो कुछ नहीं किया ना जुडिशरी को बेहतर करने के लिए। चलो सूबे में तो कर सकते थे, बाकी पूरे मुल्क में भी तो किसी ने कुछ नहीं किया ना जुडिशरी को बेहतर करने। थैंक यू वेरी मच। So he's as worst and as chore and as daku as rest of the people are. Say it. Right. Say it. With the name. With the name. Second that. With the name. Secondly that. हौसला पैदा करें, कहें कि हम जिस तरह का करप्ट हम आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को कहते थे, इमरान खान भी उतना ही करप्ट और उतना ही बड़ा चोर है, कहें। Incompetent. नहीं. Adding to that. More incompetent. कहें that. कहें। कह दिया। Said होने नहीं कि मैंने कहा। नहीं मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, मैंने कहा। फिर देखें, ये है, this is called intellectual dishonesty. I'm sorry to say I had to use this word. This is called intellectual dishonesty. क्योंकि जो बुत है मेरी जमात की आस्तीनों में कि दिल तो मुसलमान नहीं हुआ, जाहिरी तौर पे मुसलमान हो गए, कि कहने का हौसला नहीं है आपने। 3 बार मैंने कहा है। अल्फाज जो मैंने कहे वो उस तरह का है। As corrupt, as incompetent. कौन? इमरान खान। Say it पूरा कि इमरान खान इज, अंग्रेजी भी नहीं उर्दू में कहे लोगों को समझ आए। Why do you want me to say it? तो आपने दावा किया ना कि मैं उतना ही वो है, तो वो है, वो उतना है, वो नहीं, वो नहीं करे, खुल के कहें, लोगों को समझ आनी चाहिए। जिस तरह आप खुल के दूसरों को गालियां देते थे, कहें ऐसे, गाली ना दें, अच्छे अल्फाज में कहें। उर्दू में अल्फाज चल छोड़े, रहने दें। आई हैव मेड माय पॉइंट। तो अब वो जो जुडिशल सिस्टम है ना, उसको ठीक करना चाहिए था, वो नहीं किया। प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं की, पुलिस का निज़ाम ठीक नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ, और आज वहाँ पे इतनी करप्शन है, इतनी स्टोरीज हैं करप्शन की, और आप लोग मीडिया में फिर भी बात नहीं कर रहे उस पर, क्योंकि बुत है जमात की आस्तीनों में ना, मोहब्बत तो अभी भी उसी के साथ है ना। वो बुरा है, लेकिन हमारा बुरा है ना भाई, वो आप लोगों का बुरा तो नहीं है ना, वो बहुत बुरा इंसान है, लेकिन वो हमारा है ना, वो ही इज हैंडसम ना। बॉलीवुडिश तो हॉलीवुडिश तो लगता है, बॉलीवुडिश नहीं सॉरी, हॉलीवुडिश तो हॉलीवुडिश तो लगता है ना। तो अब आप बाकी आर्गुमेंट करना तो कर नहीं करना। वी क्लोज ऑन दैट नोट। ग्लैमराइज करने से मेरा पॉइंट फिर भी यही है कि इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर जस्टिस होता हुआ लोगों को नजर आएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नहीं, उन्होंने जो ग्लैमराइज हुए हैं करें चेंज, करें चेंज। हाफिज़।